शुरू करें। अब आप सारे बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर 2, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा एटॉमिक फिजिक्स। अब हम इंटर कर रहे हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का नाम है एटॉमिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसी को बोल सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सर इसमें हम एक पॉइंट है लाइट। लाइट क्या होता है सर? ये स्मॉल फोटोन, छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। पूछेगा कि लाइट क्या होता है, तो भाई सर लाइट होता है जो किससे बने होते हैं, तो सर आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे फोटोन से बन सकते हैं। तुमसे बोल सकता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है, तुमसे बोल सकता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो कुछ नहीं है Sc/λ। एक फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Sc/λ। सिंपल सी आप याद कर सकते हो, या एच फ्रीक्वेंसी, बेसिक अपने अभी जस्ट आपको हमने पीछे पढ़ाया है, तो इस तरह से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अब तुमसे पूछ सकता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तुमसे बोल सकता है दोस्त कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो सकता है? ई जो है पी है मोमेंटम, तो H/λ, यानी कि सर ले सकते हो λ बराबर H/p। अब तुमसे एक नीट का क्वेश्चन हम अभी करवाते, एक क्वेश्चन पूछा था कि सर λ और मोमेंटम का ग्राफ बताओ। आपको मैंने पढ़ाया है कि सर अगर एक दूसरे के अगर इन्वर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसा होता है? सिंपल सी ऐसी बात। तो इस तरह से आप बना सकते हो, अगर एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन होता है तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा एक क्वेश्चन नीट का है। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया है? नीट 2022 का क्वेश्चन है, वेरी इजी भाई, बहुत आसान है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। समझ आया? आप नवीन बत्रा से पढ़ रहे हो, है ना? तो इस तरह से, जिस तरह से मैं जूते बदलता ना, डिफरेंट आप मुझे देखे होगे, उस तरह यार एकदम तरीका से मैं फिजिक्स को सॉल्व करता। तो इस तरह से आपको हमने ये कुछ पढ़ाया है। क्या सारे बच्चों को यह पॉइंट क्लियर है दोस्त? अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सारे बच्चे हेडिंग मारिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट इंटेंसिटी लाइट, एनर्जी पर यूनिट एरिया लिख देते हैं, ऐसा ज़्यादा ठीक रहेगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, पर सेकेंड बोल सकते हैं, बात एक ही है, पर सेकेंड लो लिख देते, इसके पर आप क्या बोल सकते हैं? पर सेकेंड। अब बताओ, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी एरिया टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी एरिया और टाइम, तो यहाँ पे लिख सकते हो ना यार, एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम। और एनर्जी बाई टाइम क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम क्या होता है? वाट होता है। और एरिया का क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर होता है। तो सर इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया कि वाट पर मीटर स्क्वायर, एक हो गया वाट। तो इस तरह से हमने इंटेंसिटी को फाइंड किया। अगर तुमसे अगर क्वेश्चन आ जाए, अच्छा पावर क्या होता है? ये है ना यार, पावर एनर्जी बाई टाइम, यही तो होता है वाट। समझ आ रहा कुछ? मेरी बेसिक बात समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तुमसे अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, अगर तुम्हारा सर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी भी मोर होगा, तो उतना ज़्यादा फोटोन कमिंग आएगा। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि तुम्हारे पास सर अगर मोर फोटोन होगा, सॉरी मोर इंटेंसिटी होगा, तो क्या होगा? मोर एनर्जी होगा और मोर फोटोन कमी होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही तुम्हारे पास फोटोन इंटर करेंगे, मतलब आएंगे तुम्हारे पास। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस पॉइंट को आपको रट के रखना है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा, उतना ही तुम्हारा फोटोन तुम्हारे पास आएगा। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुमसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते हैं। जो वन जो फोटोन है वो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते हैं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। वन जो फोटोन है, एक सेकेंड, वन जो फोटोन है 1 इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। 1 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। क्या आपको समझ में आया? अब ऑब्जेक्टिव में तो समझ सकता है जो लाइट जो आती है भाई वो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन तब भी उसको साइंटिस्ट ने डेवलप किया, सोचा, थिंकिंग पावर, तब भी कुछ ना कुछ समय लगता है। वो समय क्या लगता है 10 के पावर -9 सेकेंड, यानी कि उसको आप बोल सकते हो नैनो सेकेंड। इतना स्पीड से हमारा जो ट्रेवल्स होता है भाई, इमिट करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट करता है भाई, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, जो समय ना के बराबर लगता है। इसको लिख सकता है इसमें यह इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ठीक है, समय ना के बराबर लगता है, लेकिन हम समय तब भी हमने लिया 10 के पावर -9 सेकेंड, यानी कि इसको आप नैनो सेकेंड बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्टिव हमने फाइंड किया। आगे अगला हेडिंग आप सही बच्चे मार सकते हैं, वर्क फंक्शन। आगे आप सारे बच्चे हेडिंग मार सकते हो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम 5 बोल सकते हैं यार। यहाँ भाई क्या है कि कुएं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो हमारा मिनिमम एनर्जी लगता है, मिनिमम एनर्जी मीन्स 5, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगता है, मिनिमम एनर्जी मतलब 5, मिनिमम एनर्जी जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है सर, उसको हम फार्मूला हो सकता है Sc/λ0 या H फ्रीक्वेंसी नॉट, जिसमें सब मिनिमम लगेगा, वेवलेंथ सब। क्या आपका वर्क फंक्शन पॉइंट समझ में आया दोस्त? मिनिमम एनर्जी। आगे एक सेकेंड, जो Kmax = E - E0, इसी को हम 5 बोल सकते हैं। अब Kmax को ले सकते हैं E × V0, H फ्रीक्वेंसी - H फ्रीक्वेंसी नॉट, E × V0 = Sc/λ - Sc/λ0। इसी को तुम बोल सकता है ना यार, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कॉमन, H कॉमन ले लेगा तो यहाँ से तुम Sc 1/λ - 1/λ0। तो इस तरह से आगे हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर तुमको भी निकालना है तो H/E फ्रीक्वेंसी - फ्रीक्वेंसी नॉट या Hc/E 1/λ - 1/λ0 आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो V0 है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वेरी इजी, बहुत ही आसान है अगर तुम सही से पढ़ते हो दोस्त, बहुत से आप देख सकते हो। हमने कुछ नहीं किया कि Kmax = E - E0 किया, हमने Kmax को E × V0 लिखते हैं और E को Sc/λ, E0 को Sc/λ0। हमने क्या किया कि Sc कॉमन ले लिया है 1/λ - 1/λ0, उसी को हम सेम प्रोसेस से चेंज किए हैं कि फ्रीक्वेंसी में, तो Sc कॉमन लिए फ्रीक्वेंसी - फ्रीक्वेंसी नॉट, C/λ को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो समझ आ रहा है, H को हमने H कॉमन ले लिया फ्रीक्वेंसी - फ्रीक्वेंसी नॉट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को C/λ, तो सर हमने यहाँ से Sc कॉमन ले लिया है तो 1/λ - 1/λ0। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने Kmax के से डिटेल उससे हम अध्ययन किया। यहाँ पे Kmax का हिंट लेकर हम लोग क्या किए यार, यहाँ पे हिंट किए। तो हम लोग वर्क फंक्शन भी पढ़े, हम इस दिस इक्वेशंस को भी पढ़े। इस दिस इक्वेशंस कैसे आता है आप यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव में पढ़े। क्या आपको समझ में आया दोस्त? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे वो हम पढ़ेंगे। आप जो इंटेंसिटी के बारे में पढ़े, मोर एनर्जी, मोर फोटोन कमिंग, है ना, सॉरी कमिंग, है ना, यह जो है डजंट डिपेंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, डिपेंड किस पे करेगा, तो सर यह डिपेंड इलेक्ट्रॉन पे करेगा।
या फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा? समझ रहा है? नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डजंट डिपेंड। समझ रहा है? इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी और इस पे डिपेंड ना करता है। अब बताओ, जो हमारा केमैक्स है वो डिपेंड करेगा। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि सर फ्रीक्वेंसी और लेमड़ा पे डिपेंड करता, बट डजंट डिपेंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को एकदम रट के रखें, याद कर रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे इसको याद रखें। सुना कुछ बहुत ही आसान है। आगे आपने जो वर्क फंक्शन पढ़ा, एच फ्रीक्वेंसी नोट या एस सी वाई लेमडा नोट, ये आपने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा। तुमसे एग्जाम में आ सकता है कि बताओ जी किसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है, किसका वेवलेंथ बड़ा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप ये सब याद रखें। बहुत ही इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए आपको ये सब बातें याद रखना है। ये कब करना है आपको, ये कब आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए ये सब, तभी ये पॉसिबल है, ये सारे पॉइंट पे इमिट पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट को पढ़ा। क्या आपको यह पॉइंट याद आया? अब इसी से आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका जो नाम है, इसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका नाम है, अरे भाई, इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से सब में मिनिमम लगता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। तो ये सब पॉइंट को आप याद रखें, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब जो वर्क फंक्शन है, ये जो वर्क फंक्शन है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नोट के है, इन्वर्सली है हमारा लेमडा नोट के है। तुमसे अगर ग्राफ पूछा जाएगा कि बताओ जी किसका काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन हम देते हैं तुम्हारे एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन का ग्राफ पूछा है तुमसे, ऐसा दिया है। सॉरी, ये वर्क फंक्शन 1 है, वर्क फंक्शन 2 है, वर्क फंक्शन 3 है। यहाँ पे ए नहीं है जी, ए नहीं है, यहाँ पे लेमडा है। आप हमें बताइए कि किसका वर्क फंक्शन बना है। सब मेटल्स है। सॉरी, हमने गलत हो ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी नोट है, फ्रीक्वेंसी नोट 1, फ्रीक्वेंसी नोट 2, फ्रीक्वेंसी नोट 3। आप हमें बताइए कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सिंपल सी आप हमें बता सकते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा है कि सर जो फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्क फंक्शन के नियर में है, इसके नियर में ये है, यानी कि सर इसका जो आंसर है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, कुछ नहीं है, हमने कुछ ना करा। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा गया है। आप बताओ फ्रीक्वेंसी को तुम बोल सकता है ना जी 1 बाई लेमडा नॉट 1, इसको बोल सकता है 1 बाई लेमडा 2 नॉट, इसको बोल सकता है 1 बाई लेमडा नॉट 3, आप बोल सकते हो। तो आप इस तरह से आप थर्ड का आप बढ़ा सकते हो। कारण है कि सर हमने पढ़ाया है कि डायरेक्टली है, जो जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा होगा, जितना दूर, समझ आ रहा है वैसी बात। तो आप इस तरह से आप बना सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुमसे एक और ग्राफ पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी और लेमडा ग्राफ बताओ। अब बताओ, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली होता है, एस सी बाई लेमडा होता है ना जी। तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली हो गया लेमडा के। आपको हमने पढ़ाया है कि अगर ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, इन्वर्सली कोई तो ऐसा ग्राफ है क्या। ये सारे पॉइंट को आप सही बच्चे को यह पॉइंट समझ में आया कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को फटाफट कर रहा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, तुम निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है भाई, उसको सर हम बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट को याद रखें। आगे हम बढ़ते हैं। अब तुमसे कुछ ग्राफ हो सकता है कि फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बताइए। फोटो करंट डायरेक्टली होता है, फोटो करंट डायरेक्टली होता है इंटेंसिटी। तुमसे ग्राफ भी आ सकता है दोस्त। सॉरी,
से बना रहे हैं। अब तुमसे करंट और पोटेंशियल का ग्राफ पूछ सकता है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अभी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे ना, ये क्या है, V0। अब तुमसे अब बताइए इसका ग्राफ क्या होगा। इधर तुम्हारा है, तुम्हारा इधर क्या है, -V0। अब इसका ग्राफ पूछेगा, क्या करना है, इस तरह से गलती हो गया, इस तरह से आप बना सकते हो, सही से अपना बना लेना। अब ऐसी 3 रहेगा, समझ रहा। तुमसे पूछ सकता है कि बताओ किसका वो बड़ा है, करंट बड़ा है। तो भाई इंटेंसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो ये किसके पास में, ये है। इंटेंसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो यानी कि सर I3 ज़्यादा हो जाएगा I2 से। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से बना सकते हो। क्या आप सारे बच्चों को यह पॉइंट समझ में आया है? अब तुमसे अगर फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछेगा, फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछेगा, फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछेगा, तो देख सकते हो क्योंकि दोनों डायरेक्टली है, इसलिए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट को हमने पढ़ा है। तो मुझे आशा होगा कि आप सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। आगे आप सभी बच्चे हेडिंग मारे हैं, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। लेमडा बराबर h/p, h/√2m के को हम क्यूबी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको डी ब्रॉगली इक्वेशंस का भी क्वेश्चंस आएगा, तो आप याद कर सकते हो। और तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए तुमसे पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेमडा, तो हो जाएगा 12.27/√v। तो ये आप डायरेक्ट याद ही रखें, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा होगा कि यह सभी पॉइंट आपको पॉइंट समझ में आ रही होंगी। अब बताइए, जो ये डी ब्रॉगली जो वेव है, ये डी ब्रॉगली वेव कब होता है, ये कब पॉसिबल है? पॉसिबल है सर जब पार्टिकल मोशन में हो। अगर सर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हो, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, डी ब्रॉगली पॉसिबल तभी होता है जब यह इसका जब पार्टिकल होता है मोशन में होता है। अगर यह रेस्ट में होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। क्या आप सही बच्चे को याद आ रहा है? तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट को पढ़ा। तो इस तरह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में डिटेल में अध्ययन किया है। सारे इस चैप्टर को भी हमने ख़त्म किया। क्या आप सही बच्चे को कोई दिक्कत? बहुत ही आसान था, हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। कितना डिटेल में समझा, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएंगे। बस थ्योरी है, एक बार आप रीड मार लेना है, बस इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। क्या आप सही बच्चे को मेरी बात समझ में आया है? आगे अब आप थर्ड चैप्टर जो न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी थर्ड चैप्टर, अगर आप पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ सकते हैं। अब हम न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही कम समय में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले आप हमें बताएं जो न्यूक्लियस है, ये है जो न्यूक्लियस। इसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस में होते हैं सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या आपको पता है?